आपका हमारे चैनल भूगोल क्लासेस पर। तो आज की क्लास होगी हमारी, जिसका टॉपिक होगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से ऐसा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो राजस्थान के एग्जाम में या राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो जिसमें इस टॉपिक से अगर कोई बाहर क्वेश्चन जाएगा, उसका संभावना 90 मतलब 10% तक 99% तक नहीं होगी। चलो बिना देरी के हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक को हम 3 भागों में डिवाइड करके सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा ये क्लास है पहली, जिसका पहला पार्ट आपके सामने है। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत मत के अनुसार और दूसरा होता है भौगोलिकता के अनुसार। भौगोलिकता के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है और व्यक्तिगत किसी व्यक्ति ने हमारे राजस्थान को कितने भागों में बांटा है। तो पहला है हमारा व्यक्तिगत मत के अनुसार, जिसमें जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार इसमें जो हमारे एक विद्वान थे या भूगोलविद थे, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इसके अनुसार राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 7 भौगोलिक प्रदेशों में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा पहला ही, कि किसने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, या फिर प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। 7 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं? चलो देखते हैं। पहला है हमारा शुष्क प्रदेश, दूसरा होता है अर्ध शुष्क प्रदेश और तीसरा है नहरी प्रदेश, जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास का एरिया होता है। चौथा है अरावली प्रदेश और पांचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। इसी प्रकार छठा है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और सातवां है चंबल बीहड़ प्रदेश। इन 7 भागों में हमारे राजस्थान को किसने बांटा है? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने बांटा है। आगे देख, अपन मैप के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने हमारे राजस्थान को इस प्रकार बांटा है। जो पहला है शुष्क प्रदेश, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही आ जाते हैं। दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश भी है। तीसरा है नहरी प्रदेश, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में आता है, थोड़ा बहुत बीकानेर में भी आता है। चौथा है अरावली प्रदेश, पांचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और छठा है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और सातवां है हमारे जहां पर चंबल नदी प्रवाहित होती है, चंबल नदी बहती है, वो है चंबल बीहड़ प्रदेश। अब भौगोलिकता के अनुसार देखते हैं। तो भौगोलिकता के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिकता यानी कि उच्चावच और जलवायु के आधार पर, भौगोलिक कारकों के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान को? मात्र 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला है पर्वत, दूसरा है पठार, तीसरा है मैदान और चौथा है मरुस्थल। मतलब कि पर्वत कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, पठार कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, मैदान कौन कौन से पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, और मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ या कौन कौन से जिलों में पाया जाता है या कितने जिलों में पाया जाता है, देखते हैं। चलो आगे। 4 भागों में कौन कौन से में बांटा गया है? तो पहला है मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली प्रदेश और तीसरा है मैदानी प्रदेश, जो कि पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, और चौथा है हाड़ौती प्रदेश। इसी प्रकार आगे देखते हैं एरिया वाइज कि कौन से एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितना एरिया आता है। तो पहला है हमारा मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें जो है 61.11%, राजस्थान का 61.11% या 2/3 भाग इसमें आता है, और इसमें 9% जनसंख्या, सॉरी, पहला भाग है मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें 61.11% भूभाग आता है, इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। और जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें राजस्थान के 12 जिले शामिल होते हैं। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ की जलवायु कैसी है? तो शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु मरुस्थलीय भूभाग में पाई जाती है। दूसरा आ जाता है हमारे अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश का जो हिस्सा है हमारे राजस्थान में भौगोलिक रूप से, वो कितना परसेंट है? तो हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 9% एरिया अरावली प्रदेश
शामिल है, मतलब अरावली जो है 9% एरिया में इसका विस्तार है। 10% यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है और इसमें मुख्य तौर पर तो 7 जिले शामिल है अरावली प्रदेश में, लेकिन अगर 7 ऑप्शन में नहीं हो तो 13 जिले शामिल है। टोटल तो 13 है और प्रमुख रूप से 7 जिले इसमें शामिल है अरावली प्रदेश में। यहाँ पर वन्य प्रकार की मृदा पाई जाती है। और तीसरा आ जाता है हमारे पूर्वी प्रदेश। पूर्वी प्रदेश का जो एरिया है वो है 23%। यहाँ पर जनसंख्या 39%, 39% पाई जाती है। इसमें 10 जिले शामिल है। पूर्वी प्रदेश में कितने जिले शामिल है? तो 10 जिले शामिल हैं। पूर्वी जो कृषि प्रदेश है उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और यहाँ की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चौथा आ जाता है हमारे हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश का जो भौगोलिक भाग है या भौगोलिक भूखंड है या भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है राजस्थान का 6.89%। 6.89% इसमें एरिया आता है। यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है और इसमें मात्र 7 जिले शामिल हैं, जो कि अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो ये है हमारा सबसे छोटा, जो भौगोलिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है, तो एक हमारा सबसे छोटा भाग है जो कि हाड़ौती प्रदेश आता है। यहाँ पर काली या बेसाल्ट मृदा पाई जाती है, जिसमें चावल या कपास की खेती की जाती है। मुख्य तौर पर कपास की खेती की जाती है। और यहाँ की जो जलवायु है वो अति आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब आ जाता है हमारे भौगोलिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी कि कौन कौन से भौगोलिक प्रदेश में, जो कि अपने अभी ऊपर देखा है उसी प्रकार आगे देखते हैं। मैप के आधार पर या डायग्राम के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं। तो जो राजस्थान में है, जो मरुस्थल का जो भूभाग है वो है 61.11% या 2/3% भी ऑप्शन के अंदर आ सकता है। अरावली प्रदेश में 9% भूभाग आता है। मैदानी प्रदेश में 23% भूभाग आता है और हाड़ौती प्रदेश में 6.89% भूभाग शामिल है। मरुस्थल प्रदेश में 40% जनसंख्या पाई जाती है। अरावली प्रदेश में 10% जनसंख्या पाई जाती है। मैदानी प्रदेश या पूर्वी मैदान में 39%, 39% जनसंख्या पाई जाती है और हाड़ौती प्रदेश में 11.1% जनसंख्या पाई जाती है। 11.1 भी आ सकता है ऑप्शन में और 11.3 भी ऑप्शन में आ सकता है। जिले कितने शामिल हैं? तो हमारे राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें 12 जिले शामिल हैं। अरावली में मुख्य तौर पर 7 जिले और टोटल जिले पूछ ले तो 13 जिले शामिल हैं। इसी प्रकार मैदानी भूभाग में 10 जिले शामिल है राजस्थान के और हाड़ौती प्रदेश में 7 जिले शामिल हैं। मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो मिट्टी कैसी पाई जाती है राजस्थान में? जो मरुस्थलीय भूभाग है वहां पर रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है और अरावली जो प्रदेश है वहां पर वनीय या पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और जो पूर्वी भाग है यहाँ पर दोमट या जलोढ़ या कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती प्रदेश में काली या रेगुर या कपासी मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश में जलवायु कैसी पाई जाती है? तो मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उपाद्र प्रकार की जलवायु अरावली प्रदेश में पाई जाती है और आर्द्र प्रकार की जलवायु पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है और अति आर्द्र प्रकार की जलवायु हाड़ौती प्रदेश में मुख्य तौर पर। अब देखते हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन में गोंडवाना लैंड का भाग बहुत कम है। जो गोंडवाना लैंड का भाग है या जो सागरीय भाग है, जो गोंडवाना लैंड का भाग है वो तो बहुत कम है, जो जिसका विस्तार हमारे राजस्थान में हाड़ौती और अरावली के भूभाग में है, जो कि लगभग 9% जो कि अरावली का भाग है और 6.89% हाड़ौती का भाग है। ये टोटल मिला के 16% भूभाग पर क्या है? तो हमारे गोंडवाना लैंड जो भाग है उसका विस्तार या उसका क्षेत्रफल राजस्थान में है। जनसंख्या घनत्व देखते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं या क्या होता है? तो मैदानी क्षेत्रों में अधिक होता है। जनसंख्या घनत्व कहाँ होता है? मैदानी क्षेत्रों में अधिक होता है, क्योंकि वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहां पर पानी पाया जाता है, नदियां पाई जाती है और वहां पर जनसंख्या भी है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, अलग अलग रूप से पढ़ते हैं कि पहला है हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है और इसका निर्माण जो हुआ था वो टर्शीयरी काल में हुआ था। इसका विस्तार, इसकी लंबाई 640 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। अब देखते हैं हम राजस्थान में उत्तरी जो विस्तार है इसका उत्तरी पश्चिम मरुस्थल का, उसकी लंबाई तो है 640 किलोमीटर। मतलब इस प्रकार जो लंबाई है इस प्रकार उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भूभाग की। और जो चौड़ाई है पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ वो है 300 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई पूछ ली जाए मरुस्थलीय भूभाग की तो वो है 200 से 300 मीटर
औसत ऊंचाई है मरुस्थलीय भूभाग की। नोट, मरुस्थल का क्षेत्रफल जो है राजस्थान में वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में कितना है, तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है। दूसरा देखते हैं ढाल। दूसरा देखते हैं मरुस्थल का ढाल। तो मरुस्थल का ढाल किस प्रकार है, तो यह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, मतलब उत्तरी पूर्व से लेके दक्षिणी पश्चिम तक की तरफ है। इस प्रकार है, मतलब उत्तरी पूर्व से लेके दक्षिण पूर्व तक, दक्षिणी पश्चिम की तरफ। अब हमारे राजस्थान में इसका ढाल है, मरुस्थल का ढाल है। मरुस्थल का अध्ययन, तो मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। मतलब मरुस्थल को हम बांट के अगर इसके बारे में गहराई से अध्ययन करें तो मरुस्थल को दो भागों में मुख्य तौर पर कौन कौन से भागों में बांटा गया है, चलो देखते हैं। पहला है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो शुष्क मरुस्थल है उसको राठी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और अर्ध शुष्क मरुस्थल को बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस यहाँ पर एक चीज सीखने की आ जाती है कि बांगड़ प्रदेश कहाँ है। तो एक तो होता है वांगड़ और एक होता है बांगड़। जो बांगड़ प्रदेश है वो तो हमारे उत्तरी राजस्थान की तरफ चूरू सीकर झुंझुनू की तरफ एरिया आ जाता है, और जो वांगड़ प्रदेश है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की तरफ आता है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, मैप के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। और जो मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है इसमें जो वर्षा होती है वो 0 से 25 सेंटीमीटर तक होती है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल में वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। मैप में देखते हैं तो ये जो शुष्क मरुस्थल है इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल है जो अरावली से पश्चिम की तरफ और शुष्क मरुस्थल से पूर्व की तरफ जो भूभाग आता है बीच में, जिसमें गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, जो भी कुछ आता है, जो भी एरिया आता है वो इसके अंदर शामिल होता है। कौन से में, अर्ध शुष्क प्रदेश में। आगे देखते हैं, पहला आ जाता है हमारा शुष्क मरुस्थल, जिसको राठी प्रदेश भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एरिड जोन बोलते हैं, एरिड क्षेत्र बोलते हैं या राठी क्षेत्र भी बोलते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा गया है। जो शुष्क मरुस्थल है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है बालू का स्तूप युक्त और दूसरा है बाली का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त मतलब जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बालू के टीले पाए जाते हैं। मोटे तौर पर इस प्रकार समझ सकते हैं कि जहां पर बालू के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं वो बालू का स्तूप युक्त है, और जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते मरुस्थल में वो बालू का स्तूप मुक्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है हमारे कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितने भूभाग में है, तो मरुस्थल के 58.5% भूभाग में तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र होता है, और 41.5% जो क्षेत्र है वहां पर मुक्त प्रदेश है। मतलब 41.5% क्षेत्र पर तो बालू का स्तूप नहीं पाए जाते और 58.5% क्षेत्र पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसमें भी पहला भाग है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो कि जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। 41.5% क्षेत्र पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। विदाउट सैंडी रीजन, इस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ पथरीला मरुस्थल रॉकी डेजर्ट पाया जाता है। मतलब यहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो जिसे हम हममादा के नाम से जानते हैं। मोटे तौर पर यही क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान में पथरीले मरुस्थल को किस नाम से जाना जाएगा, तो उसको हममादा नाम से जाना जाएगा। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो पहला है जिसमें आता है जैसलमेर। जैसलमेर में भी कहाँ कहाँ पर, तो पोखरण, रामगढ़ और लोधरवा के अंदर इसका विस्तार है। दूसरा आ जाता है बाड़मेर में, तो बाड़मेर में बालोतरा और थोब में इसका विस्तार है, जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तीसरा है जोधपुर, जोधपुर के फलोदी में भी बालू का स्तूप नहीं पाए। दूसरा देखते हैं हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप युक्त 58.5% क्षेत्र पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सैंडी डेजर्ट, जहां पर मतलब मरुस्थली या मृदाई मृदा पाई जाती है। पवन
मृदा निक्षेपण और बालू का स्तूप, मतलब पवन चलेगी तो मृदा को उड़ाएगी, मृदा को उड़ेगी तो मृदा कहीं ना कहीं पर मृदा का जमाव भी होगा, और जैसे ही मृदा जमेगी तो बालू का स्तूप बन जाएगा। जब पवन द्वारा अपर्दनकारी गतिविधियों से मृदा का निक्षेपण होता है, क्या होता है, निक्षेपण होता है, तो बनने वाली स्थलाकृति बालू का स्तूप कहलाती है। क्या कहलाती है, बालू का स्तूप कहलाती है। आगे देख, बालू का स्तूप सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो जैसलमेर में, जबकि बालू का स्तूप के सभी प्रकार कहां पर पाए जाते हैं, जोधपुर में। मोटे तौर पर यही क्वेश्चन बन गया कि बालू का स्तूप के सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं, तो जोधपुर में, और सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं, तो ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब आ जाता है बालू का स्तूपों के प्रकार की, बालू का स्तूप कितने प्रकार के हैं और बालू प्रकार के हैं। तो पहला है हमारा बरखान, जिसको हम बोलते हैं बरखान। इसमें बरखान, इसमें जो बालू का स्तूप होता है उसकी ऊंचाई होती है 10 से 20 मीटर और चौड़ाई होती है 100 से 200 मीटर तक। इस प्रकार में जैसे उत्तल आकृति में बना होता है। ये हो गया इस प्रकार का ये जो चित्र दिख रहा है, पवन इधर से चलेगी, यहाँ से ऊपर हो जाएगा और यहाँ से मृदा का कटाव होके इधर की तरफ ये मृदा जम जाएगी। तो उत्तल, जो शीशे का उत्तल होता है, जो उत्तल आकृति होती है, उस प्रकार का ये बरखान की आकृति बन जाएगी। जब पवन द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकृति में किया जाता है तो निर्मित स्थलाकृति बरखान कहलाती है। मतलब अर्धचंद्राकार आकृति में जो भी बालू का स्तूप है उसको हम क्या कहते हैं। अब यह इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील और स्थानांतरित बालू का स्तूप है। जो सर्वाधिक गतिशील और स्थानांतरित बालू का स्तूप है वो कौन से हैं, तो वो बरखान वाले बालू का स्तूप है, जिसके कारण सर्वाधिक मरुस्थलीकरण होता है, मरुस्थल का विस्तार होता है। और ये सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं बालू का स्तूप में, बरखान प्रकार के बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सर्वाधिक शेखावाटी चूरू में पाए जाते हैं। प्रकार आ जाता है हमारे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ट्रांसवर्स सैंड ड्यूज। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। तो जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है उसमें पवन इधर से चलेगी और इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। जब पवन द्वारा मिट्टी का जमाव अपने समकोण पर किया जाता है तो उसमें बनने वाली जो आकृति है उसको अर्ध अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। किस प्रकार का बालू का स्तूप कहते हैं, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में इस प्रकार से याद रख लो, जैसे अनुप्रस्थ है, ये प्र इस प्रकार लिखा हुआ है, तो प्र में जो ये 90 डिग्री का कोण बन गया, तो इस हिसाब से हम सीख सकते हैं कि जिस बालू का स्तूप में समकोण पर जो मिट्टी का जमाव होता है या समकोण प्रकार की आकृति बनती है तो वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाता है। विस्तार कहाँ कहाँ पर पाया जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का विस्तार बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है। तीसरे प्रकार का आ जाता है हमारे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप या लॉन्गिट्यूडनल बालू का स्तूप। जब पवन के समानांतर बालू का स्तूप बनते हैं, जैसे ये पवन चल रही है और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप बनते हैं, ये अनुदैर्घ्य या रेखिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनको अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप भी कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप है उनका विस्तार सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाया जाता है और लूनी और जवाई नदी के समानांतर इनका विस्तार पाया जाता है। प्रकार आ जाता है हमारे पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप में महिलाओं के बालों की क्लिप नुमा, यानी महिलाओं के जो बालों में जो क्लिप लगाया जाता है उस प्रकार की, या बरखान के विपरीत बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। मतलब बरखान के जस्ट उल्टा जो आकृति बनती है वो तो क्या कहलाती है, पैराबोलिक स्तूप कहलाते हैं। इसका विस्तार जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में और बीकानेर में इसका विस्तार पाया जाता है। मतलब पश्चिमी मरुस्थल में या शुष्क मरुस्थल में इसका विस्तार पाया जाता है। आकृति कैसी बन जाएगी, ये इस प्रकार की आकृति तो कहाँ पर बनी थी, बरखान में उत्तल प्रकार की आकृति। जो अवतल प्रकार की आकृति बनेगी वो बनेगी पैराबोलिक बालिका स्तूप में, या हेयरपिन, जो महिलाओं का हेयरपिन होता है उस प्रकार की आकृति में। मैप के आधार पर भी आप समझ सकते हैं।
आगे देखिए, ये जो इस प्रकार के जो चित्र हैं या इस प्रकार का जो बालू का स्तूप है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं, मतलब पश्चिम मरुस्थल में जो 4 जिले बड़े बड़े हैं वहां पर इनका विस्तार पाया जाता है। छठा प्रकार आ जाता है हमारे सीप या सेप सैंड ड्यूज या सीप प्रकार के बालू का स्तूप। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, जब बरखान का निर्माण हो रहा है, पवन चल रही है और पवन की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है, तो बरखान की एक भुजा एक दिशा में थोड़ी आगे बढ़ जाती है, तो उसी को जो आकृति बनती है उसको सीप कहा जाता है। आगे देखते हैं आकृति कैसी बनेगी। तो जो बरखान में जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार की उत्तल आकृति बनेगी, और जो सीप में जो आकृति बनेगी, इसमें ये पवन चल रही है और ये भुजा थोड़ी आगे बढ़ गई, तो ये सीप प्रकार के बालू का स्तूप की आकृति बन गई। सीप का विस्तार कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका विस्तार चूरू, बीकानेर और जैसलमेर में इसका विस्तार पाया जाता है। विशिष्ट स्थान नहीं है जहाँ सभी मरुस्थल वहां ये पाया जाता है। जहां जहां पर मरुस्थल है वहां पर सीप प्रकार की आकृति पाई जाती है। इसका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है कि वहां पर ही सीप प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बरखान। बरखान की आकृति कैसी होगी? अनुप्रस्थ। जो बरखान होगा वो जैसे पवन इधर से चलेगी, तो ये तो हो गया बरखान, और जो अनुप्रस्थ है वो हो गया समानांतर। ये देखो समानांतर आकृति बन गई। सीप कैसा बनेगा? तो सीप जस्ट इसका उल्टा बनेगा। सीप मतलब जिसमें आकृति जो अनुदैर्घ्य है उसमें जरा सी अनुदैर्घ्य में जो आकृति है उसकी एक भुजा आगे बढ़ जाएगी। हमारे का जो बालू का स्तूप है वो आ जाता है, मुख्य तौर पर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। जो बोर्ड है आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, मुख्य तौर पर लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि तारानुमा बालिका स्तूपों का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तारानुमा मतलब इस प्रकार की आकृति बनेगी और इस प्रकार की आकृति भी बनेगी। इन बालू का स्तूपों का निर्माण अनियमित पवनों से होता है। हममादा के चारों ओर बनने वाला बालू का स्तूप है। जो हममादा होता है, जो पथरीला मरुस्थल होता है, वहां पर जो मिट्टी आके जम जाती है, उस प्रकार से हमारे यहाँ पर तारानुमा बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। इन बालू का स्तूपों में 3 या 3 से अधिक भुजाएं भी पाई जाती है। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो मुख्य तौर पर जैसलमेर के भी पोखरण में, और सूरतगढ़ गंगानगर में, और बीकानेर में तारानुमा बालू का स्तूप मुख्य तौर पर जाते हैं। सातवां आ जाता है सब्र काफिज। सब्र काफिज में कैसी आकृति बनेगी? तो ये पेड़ पौधे हैं और इसमें बीच बीच में जो मर्दा आके जम गई, तो वही सब्र काफिज बन गया। आगे देखते हैं थ्योरी के रूप में, छोटे बालू का स्तूप जिनका निर्माण झाड़ियों के आसपास या पेड़ों के आसपास होता है वो सब्र काफिज प्रकार के बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये बालू का स्तूप सामान्यतः जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर, जोधपुर और पाए जाते हैं। अब आ जाता है 8वें प्रकार का बालू का स्तूप, आ जाता है हमारे नेटवर्क बालू का स्तूप। आपस में जुड़े हुए या एक दूसरे से संलग्न बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। मतलब हमने देखे 8 प्रकार देखे बालू का स्तूपों के, उनमें जो 2 प्रकार के, मान लो कोई से भी 2 प्रकार के बालू का स्तूप है और वो आसपास में बने हुए हैं, तो उससे जो आकृति बनेगी उसमें उसको नेटवर्क बालू का स्तूप कहेंगे हम। दूसरा पार्ट आ जाता है हमारे शुष्क मरुस्थल का, वो आ जाता है जब मरुस्थल या वांगड़ प्रदेश, जिसको वांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, या शुष्क मरुस्थल तथा अरावली के मध्य स्थित मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अध्ययन के आधार पर अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी 4 भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा था आपने? शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांट के पढ़ा था, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। उसी आधार पर अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी हमने 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। पहला है लूनी बेसिन, जहां पर लूनी नदी प्रवाहित होती है। दूसरा है नागौर उच्च भूमि। तीसरा है शेखावाटी अंतर प्रवाह क्षेत्र, और चौथा है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन ऊपर ही ऊपर आ जाएगा, फिर शेखावाटी बेसिन, फिर नागौर बेसिन, और नीचे जहां पर लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है वो लूनी बेसिन इसके अंदर आता है। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। हमारा पहला भाग है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन, इसको गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गोडवाड़ बेसिन। और इसका विस्तार कौन कौन से जिले में है? तो इसका विस्तार है पाली,
जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही में इसका विस्तार है, गोडवाड़ बेसिन का या लूनी बेसिन का। यह पूर्णतः अरावली मरुस्थल का भाग नहीं है। जो अरावली है वो पूर्णतः मरुस्थल का भाग नहीं है, कुछ कुछ भागों में ही ये मरुस्थल का भाग है। नेहड़ रन लूनी बेसिन जालोर में स्थित है। जो नेहड़ रन है वो लूनी बेसिन के जालोर में स्थित है। कहां पर भी स्थित है? जालोर में। लवणीय पादप लूनी बेसिन बाड़मेर में पाए जाते हैं। जो लवणीय पादप हैं वो लूनी बेसिन बाड़मेर में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं काला भूरा डूंगर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि काला भूरा डूंगर कहाँ पर स्थित है। तो यह काला भूरा डूंगर पाली में स्थित है, जो कि लूनी बेसिन के पूर्व में स्थित है। काला भूरा डूंगर कहाँ पर स्थित है? जिला पूछे तो पाली में और बेसिन पूछे तो लूनी बेसिन के पूर्व में स्थित है। दूसरा जाता है हमारे नागौर उच्च भूमि। नागौर में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है। बांका पट्टी क्या है? तो नागौर और अजमेर के मध्य स्थित क्षेत्र जहां फ्लोरोसिस की बीमारी अधिक होती है ना, या पानी में फ्लोराइड अधिक पाया जाता है, वो बांका पट्टी कहलाती है, जो कि अजमेर और नागौर में सर्वाधिक होती है। तीसरा भाग आ जाता है अपने शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र में इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या है? तो देखते हैं। पहली है तोरावाटी प्रदेश। जो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है, चूरू सीकर झुंझुनू में। जोहड़ किसे कहते हैं? तो शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी में जो पानी के कच्चे कुएं बने हुए होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है, जोहड़ कहलाते हैं। तीसरा आ जाता है सर। सर किसको कहते हैं? तो शेखावाटी में पाए जाने वाले तालाब जिनका निर्माण मानसून के दौरान होता है। शेखावाटी में पाए जाने वाले वो तालाब जिनका निर्माण मानसून के दौरान होता है उनको सर या सरोवर कहा जाता है। आगे आ जाता है हमारे बीड़ किसको कहता है? बीड़ किसको कहते हैं? तो बीड़ है शेखावाटी की चरागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। जो शेखावाटी क्षेत्र है चूरू सीकर झुंझुनू वाला, वहां पर जो चरागाह की भूमि है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बीड़ नाम से जाना जाता है। चौथा पार्ट आ जाता है अपने अर्धशुष्क मरुस्थल का, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन इसका विस्तार श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिलों में पाया जाता है। काठी एवं बग्गी इस क्षेत्र में पाई जाने वाली चिकनी उपजाऊ मिट्टी है। जो काठी और बग्गी है ये चिकनी उपजाऊ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये घग्गर बेसिन में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। नाली किसको बोलते हैं? तो नाली घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ के अंदर नाली कहते हैं। नाली किसको कहते हैं? घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को कहते हैं। और कहां पर कहते हैं? हनुमानगढ़ में कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मरुस्थल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो। तो पहला आ जाता है हमारे खडीन या पलाया झील किसे कहते हैं? तो मरुस्थल में अर्ध स्थायी पानी की झीलों को खडीन कहा जाता है। जो अर्ध स्थायी मतलब स्थायी नहीं रहती, काफी मतलब एक साल में 12 महीनों में कुछ टाइम ही इनके अंदर जल रहता है, बाकी टाइम ये सूख जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा या पालीवालों द्वारा खडीन कृषि की जाती थी। जैसलमेर में खडीन कृषि किसके द्वारा की जाती थी? तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी। और सर्वाधिक जो खडीन है वो उत्तरी जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी जैसलमेर में। जैसे ये जो वो है बालू का स्तूप है, इनके अंदर जो बीच में ये जो जगह है यहाँ पर वर्षा काल में पानी भर जाता है तो उसको खडीन या पलाया झील बोलते हैं। बाद में ये सूख भी जाता है मरुस्थल के अंदर। दूसरा जाता है हमारे रन या टाट किसे कहते हैं? तो रन या टाट मरुस्थल में दलदली और लवणीय व अनुपजाऊ भूमि और झीलों को रन या टाट कहा जाता है। मरुस्थल के अंदर हमारे मरुस्थल में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर जो लवणीय और दलदली अनुपजाऊ भूमि होती है या झीलों की भूमि होती है उसको रन या टाट कहा जाता है। सर्वाधिक रन कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक रन जैसलमेर में, एक नंबर पर जैसलमेर और दूसरे नंबर पर बाड़मेर में पाया जाता है। फलोदी बाप रन कहाँ पर पाया जाता है? तो फलोदी जोधपुर में बाप रन पाया जाता है। जैसलमेर में 2 रन पाए जाते हैं। कौन कौन से? भाकरी और पोखरण जो रन है वो जो जैसलमेर में पाए जाते हैं। थोब रन बाड़मेर में पाया जाता है। और जो ताल छापर और परिहारी जो रन है वो चूरू के अंदर पाए जाते हैं। मैप के आधार पर आप ध्यान से इनसे नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं
तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारे जलपट्टिया लाठी सीरीज क्षेत्र। सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को जलपट्टी या लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है, जो कि जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। लाठी सीरीज का क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहाँ पर है, तो जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ से पोखरण के बीच जो जलपट्टी पाई जाती है उसको ही जलपट्टी या लाठी सीरीज क्षेत्र बोलते हैं। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है जैसलमेर में। इस क्षेत्र में सेवण और लिलोण घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? सेवण और लिलोण घास यहाँ पर पाई जाती है, जिसे गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। जो सेवन और लिलोन घास है वहां पर गोडाउन भी पाया जाता है। आगे देखते हैं, राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भिक जलीय अवशेष बायतू बाड़मेर में और सांचौर जालोर में मिला है। जो सरस्वती नदी है उसका जो दूसरा, पहला तो कौन सा आ गया भूगर्भिक जलपट्टी, और दूसरा आ गया, दूसरा जो भूगर्भिक जलीय अवशेष है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो बाड़मेर, बायतू बाड़मेर में और सांचौर जालेर में मिला है। अब देखते हैं कहाँ पर क्या मिला है। तो जलपट्टी जो जैसलमेर में है वो मोहनगढ़ से लेके पोखरण तक है। मैप के आधार पर समझते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है और इस क्षेत्र में जो घास पाई जाती है उसको सेवण घास बोलते हैं। और इसी के अंदर चांदन नलकूप जो थार का गढ़ा है वो इसी पोखरण, इसी जलपट्टी के भीतर बना हुआ है या वहां पर पाया जाता है या वहां पर है, जिसको चांदन नलकूप है उसको थार का गढ़ा भी कहते हैं। जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम प्राचीन काल में कहाँ से होता था, तो शिवालिक श्रेणी से उसका उद्गम होता था। प्राचीन सरस्वती नदी का जो मार्ग था वो ये था। मैप के आधार पर आप देख सकते हैं जो प्राचीन सरस्वती नदी है वो राजस्थान में यहाँ से प्रवाहित होती थी। आगे देखते हैं, चांदन नलकूप को थार का गढ़ा भी कहा जाता है, ये हमने देख लिया। चौथा आ जाता है अपने आकलवुड फॉसिल पार्क या जीवाश्म उद्यान। तो स्थान कहाँ पर है, तो ये आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, तो जैसलमेर राष्ट्रीय मृग उद्यान के आकल गांव में ये पाया जाता है। निर्माण कब हुआ था इसका, आकलवुड फॉसिल पार्क का, ये जीवाश्म उद्यान का, तो जुरासिक युग में 18 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद में आता है जो अकलूड फॉसिल पार्क है या जीवाश्म उद्यान है, यह भारत के प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म है जो पाषाण रूप में प्राप्त हुए हैं। किस रूप में प्राप्त हुए हैं, तो पाषाण रूप में प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, पांचवा है हमारे बाप बोल्डर या बाप बोल्डर क्ले। कहां पर पाई जाती है, बाप तहसील जोधपुर में पाई जाती है। हिमानी द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर एवं अवसादों को बोल्डर क्ले कहा जाता है। जो हिमानी के द्वारा जो कंकड़ और पत्थर, जो अवसाद जो जमा किए जाते हैं उनको बोल्डर क्ले बोलते हैं। और बाप बोल्डर कहाँ पाया जाता है, तो ये जोधपुर में पाया जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण परमो कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। छठा आ जाता है अपने नखलिस्तान या मरु उद्यान या ओसिस। नखलिस्तान या मरु उद्यान, मरुस्थल में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसको ही नखलिस्तान कहा जाता है। मरुस्थल में जहां पर जो जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों तरफ जो हरियाली विकसित हो जाती है उसको ही नखलिस्तान या मरु उद्यान कहा जाता है। सातवां आ जाता है हमारे धोरे। धोरे किसको कहते हैं, तो लहरदार बालू का स्तूपों को धोरे कहा जाता है। धरियन क्या है, तो गतिशील या, ये तो लहरदार बालू का स्तूप है, और गतिशील या स्थानांतरित बालू का स्तूपों को धरियन कहा जाता है। नोट, धोरे और धरियन राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। स्थानांतरित और गतिशील बालू का स्तूपों का किस प्रकार से गतिशील रहते हैं, तो ये इस प्रकार से गतिशील रहते हैं। मैप के आधार पर भी आप देख सकते हैं। नवा आ जाता है अपने पीवड़ा। पीवड़ा क्या है, तो पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है, इसका रंग पीला होता है और सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाया जाता है। 10वां आ जाता है हमारे मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं, तो मरुस्थल का आगे बढ़ना या मरुस्थल का, या तो मरुस्थल का आगे बढ़ना या मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का मार्च
कहलाता है। इसकी दिशा किधर से किधर होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इसकी खिसकने की दिशा रहती है। सर्वाधिक योगदान किसका होता है इसमें, मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च में? तो सर्वाधिक योगदान बरखान बालू स्तूप का इसमें होता है। 11वां आ जाता है हमारे थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, जो थार मरुस्थल का पूरा जो थार मरुस्थल है उसका 86% तो अपने भारत में पाया जाता है। जैसे ऊपर से देखी जाए तो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, इस प्रकार ये 4 जिलों में थार का मरुस्थल जो पाया जाता है वो कुल टोटल थार मरुस्थल का 86% होता है। पाकिस्तान में कितना पाया जाता है? 14%। अब भारत के 86% से में मतलब 100% मान लो भारत को। अब भारत के में से राजस्थान में कितना परसेंट पाया जाता है? तो 62% या 62.11% राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। गुजरात, हरियाणा और पंजाब में तीनों में मिलाकर 38% मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का विस्तार भारत में 4 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है? तो सर्वाधिक विस्तार तो राजस्थान में है, फिर गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में हमारे यहाँ पर थार मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। जम्मू कश्मीर नहीं आएगा इसमें, गुजरात आएगा इसमें। अब देखते हैं मरुस्थल का महत्व क्या है। तो मरुस्थल का महत्व, पहला महत्व है खनिज। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में मुख्यतः ऊर्जा खनिजों का भंडारण अधिक पाया जाता है। जो राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर जो ऊर्जा जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है उनका भंडारण अत्यधिक पाया जाता है। उदाहरण जैसे हमारे जो मरुस्थल है उसमें कोयला भी पाया जाता है, पेट्रोलियम भी पाया जाता है और प्राकृतिक गैस के भंडार भी विपुल मात्रा में प्राप्त हुए हैं। दूसरा आ जाता है नवीनीकरण ऊर्जा। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में नवीनीकरणीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। और सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ कहाँ पर है? तो सौर ऊर्जा की जो सर्वाधिक संभावना है वो सौर ऊर्जा की जो संभावना है वो पूरे भारत में सर्वाधिक कहाँ पर है? राजस्थान प्रथम है उसमें, और पवन ऊर्जा में भी प्रथम है। तीसरा आ जाता है परमाणु परीक्षण। यहाँ भारत का एकमात्र परमाणु परीक्षण केंद्र है। कौन सा है? तो ये है पोखरण, जिसकी स्थापना जहां पर 2 बार जो परमाणु परीक्षण किए गए हैं। कब कब किए गए हैं? 1974 में और 1998 के अंदर 2 बार परमाणु परीक्षण किए गए हैं। चौथा आ जाता है अपने पर्यटन। चौथा महत्व क्या है? तो पर्यटन है। यहाँ की विशिष्ट संस्कृति के कारण पर्यटन अधिक आते हैं। पांचवा आ जाता है जैव विविधता। थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। और जो छठा है वो ये है इसका बेनिफिट कि पशु संपदा। पशु संपदा का मतलब है कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में पशु संपदा अधिक पाई जाती है। जैसे बाड़मेर और जालौर में जो बकरियां और भेड़ें हैं वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। सातवां है हमारे नमक उत्पादन। जो राजस्थान में जो नमक का उत्पादन है वो राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है। और वो भी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो नागौर में पाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सांबर झील और पंचभद्रा बाड़मेर वाली झील है। खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? तो पहली आ जाती है सांबर, दूसरी पंचभद्रा बाड़मेर, कुचामन नागौर वाली, लूलकरसन बीकानेर वाली और पोखरण जैसलमेर वाली ये खारे पानी की झीलें हैं। आगे देखते हैं हमारे दूसरा भाग आ जाता है। हमने शुरुआत में देखा था कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो राजस्थान को 5 भौतिक प्रदेशों में हमने बांटने का प्रयास किया था। उसमें हमारा पहला जो भौतिक प्रदेश था वो था मरुस्थलीय भाग या थार का मरुस्थल। उसको 2 भागों में बांटकर हमने अध्ययन किया। दूसरा आ जाता है हमारे अरावली पर्वतमाला। इसको हम आगे वाली क्लास में देखने का या सीखने का प्रयास करेंगे और भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।